हाँ, यही तो चश्मा है, चश्मा वाला लेंस है ये। हम लोग जो चश्मा लगा दिए, देखो ये चश्मा लग गया, तो ये मायोपिया वाला चश्मा है। कौन सा है? मायोपिया का। अब हमको दूर का, तो स्कैटरिंग तब होता है, स्कैटरिंग तब होता है जब राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, मतलब कोलाइडल पार्टिकल से मुलाकात हो गई। इससे मुलाकात हो गई, जैसे रेज आ रहा था उसको मिल गया कोलाइडल पार्टिकल। क्या मिल गया? राह में उनसे मुलाकात हो गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। चलो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन ये है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन कितना है? जल्दी बताओ। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये कितना है, ये सबको बताना है। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ह्यूमन आई जो है उसमें कौन कौन सा पार्ट्स है सो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहीं से हम लोग मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये ह्यूमन आई है। तो ह्यूमन आई का नॉर्मल हम लोग आँख देखते हैं तो इस तरह दिखता है, इस तरह का। यहाँ ब्लैक होता है, ब्लैक होता है ना, और ब्लैक के अंदर एक और ब्लैक होता है, ब्लैक के अंदर एक और ब्लैक होता है। तो जो वाइट वाला पार्ट है, इधर वाइट होता है, ये क्या है? वाइट। ये वाइट वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्लेरा। क्या बोलते हैं? SCLERA, स्लेरा, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है आँख को, क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है ये जो ब्लैक, बड़ा ब्लैक वाला है, जो बड़ा ब्लैक वाला है, आँख में देखो उसका बड़ा ब्लैक वाला दिख रहा है। हाँ, तो बड़ा जो ब्लैक वाला दिख रहा है उसी को कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। अब यहाँ पे देखा होगा कि किसी का आँख ब्लैक होता है, किसी का हल्का ब्लू जैसा होता है, और किसी का ब्राउन होता है। तो ये जो कलर होता है आँख में, जो कलर होता है वो आइरिस की वजह से ही होता है। और आइरिस की वजह से इसलिए होता है कि यहाँ एक सेल होता है। क्या होता है? एक सेल। वो सेल एक पिगमेंट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? पिगमेंट। वो पिगमेंट का नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन। मेलानिन अगर बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस मात्रा में रिलीज हो, मतलब ज़्यादा, ठीक है, तो ज़्यादा होता है तो वो क्या कर देता है? आँख को ब्लैक कर देता है। और कम होता है तो ब्राउन या ब्लू हो जाता है। ब्राउन या, एक सेल है, एक सेल होता है, उससे मेलानिन रिलीज होता है, ठीक है। तो उससे मेलानिन रिलीज होता है। अगर सबसे ज़्यादा है तो वो क्या होगा? आँख का कलर ब्लैक हो जाएगा, और कम रहेगा तो ब्लू और ब्राउन रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखें आइरिस। तो आइरिस से हम लोग बता सकते हैं कि कलर को बताता है। क्या बताता है? आँख का कलर कैसा होगा। मेलानिन क्या करता है? ये अगर ज़्यादा रहा तो क्या बताएगा? ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ठीक है। तो आइरिस की वजह से हम लोग को किसी का आँख के बारे में बता सकते हैं। आइरिस कलर बताता है, ठीक है। हम लोग देखें ये वाइट वाला जो पार्ट है आँख का उसको स्लेरा कहते हैं। ये जो बड़ा ब्लैक वाला है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। अब अच्छे से देखो, तो ये जो है आइरिस के अंदर एक छोटा डार्क होता है, छोटा सा डार्क कलर का होता है, इसी को कहते हैं पुपिल। क्या कहा जाता है? प्यूपिल। क्या कहा जाता है? प्यूपिल। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ आप ध्यान से देखना, ये जो प्यूपिल है ये छोटा और बड़ा होता है। क्या होता है? छोटा भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। जैसे मान लो धूप में गया तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा। और घर के अंदर आ गया तो बड़ा हो जाएगा। और ये बड़ा छोटा कौन करता है? आइरिस ही बड़ा छोटा इसको करता है। आइरिस के मदद से ही ये पुपिल बड़ा छोटा होता है। बड़ा छोटा कौन करता है? आइरिस। आइरिस किसको बड़ा छोटा करता है? प्यूपिल को। समझ में आया?
ये आइरिस बड़ा वाला ब्लैक है, यही आइरिस छोटा बड़ा करता है प्यूपिल को। प्यूपिल को क्या करता है? छोटा बड़ा करता है। ठीक है, तो ये आइरिस है, ये आइरिस है, और ये क्या है? प्यूपिल है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको देखते हैं, जो पूरा अंदर का पार्ट देखते हैं आँख का। तो ये जो है, ये क्या है? आइरिस है। ये क्या है? आइरिस। और आइरिस के बीच में जो है ये होता है प्यूपिल। क्या होता है? प्यूपिल। ठीक है, अब प्यूपिल के अंदर क्या होता है? लेंस। डायरेक्ट लेंस लिखो, क्या होता है? लेंस। और ये लेंस शीशा का बना नहीं होता है। आँख के अंदर शीशा का लेंस बना होगा, शीशा का बना नहीं होता है, एक तरह का प्रोटीन से ही बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन से। खुद से डेवलप होता है। हाँ, तो वो भगवान बना के दिया है, शीशा का नहीं होता है। ठीक है, क्या है अंदर? लेंस है। सर हम लोग जो लगाते हैं लेंस, कौन सा लेंस लगाते हैं? वो अलग लेंस है, ये तो आँख के अंदर वाला लेंस है, आँख के अंदर लेंस है जो। ठीक है, और ये इसका साइज छोटा बड़ा होता है। क्या होता है? साइज छोटा बड़ा होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। ये क्या है? क्या है? आइरिस। और ये जो लेंस को, एक चीज है, लेंस को पकड़ के रखता है, लेंस को पकड़ के रखता है, उसका नाम है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। और सिलियरी मसल्स के लास्ट में यहां पे रहता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या रहता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो ये क्या करता है? आँख को बड़ा मतलब कि आँख को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, उसकी वजह से ये जो लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जितना भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में पढ़े होगे कि कॉन्वेक्स लेंस है, अगर यहाँ से रेज आता है तो ये इन्वर्टेड बनाता है। क्या बनाता है? इन्वर्टेड इमेज। कैसा इमेज बनाता है? अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो अभी अगर हम आँख से देखते तुम लोग को, तो सब इन्वर्टेड उल्टा दिखता, उल्टा तो नहीं दिखता, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे रेटिना पे जो इमेज बनता है ये तो इन्वर्टेड बनता होगा, लेकिन ब्रेन क्या करता है? इसको हम लोग सीधा करके दिखाता है। ब्रेन क्या करता है? सीधा करके दिखाता है। समझ में आया? तो अभी हम लोग इतना देखेंगे, ये कैसा लेंस रहता है यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये जो है, ये आँख है ना, आँख है। अच्छा से देखो, ये आँख है, आँख के ऊपर एक लेयर रहता है, आँख के ऊपर एक कवरिंग। क्या रहता है? कवरिंग रहता है। वो ट्रांसपेरेंट रहता है। कैसा रहता है? ट्रांसपेरेंट कवरिंग, जो कि ये सब पूरा आँख को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। कवरिंग का नाम है कॉर्निया। क्या नाम है? ओ कॉर्निया। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? कॉर्निया है। क्या नाम है? कॉर्निया। और इसके ऊपर कवरिंग होगा, ये भी कॉन्वेक्स ही होगा। क्या होगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कवरिंग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कवरिंग को कॉर्निया ही बोला जाता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो यहाँ कॉर्निया हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो है स्क्रीन, क्या है ये? स्क्रीन। ये स्क्रीन को बोलते हैं रेटिना। क्या बोला जाता है? रेटिना। रेटिना। ठीक है, रेटिना, रेटिना बोला जाता है। रेटिना के पास दो तरह का सेंसिटिव सेल्स होता है। क्या होता है? दो तरह का सेंसिटिव सेल्स। क्या होता है? दो सेंसिटिव सेल्स। सेंसिटिव सेल्स, एक का नाम है
कोन्स और एक का नाम है रोड्स। कोन्स एंड रोड्स, कोन्स एंड रोड्स। सेंसिटिव सेल का क्या नाम है? कोन्स एंड रोड्स। तो ये जो जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलता है, ऑप्टिक नर्व, ये क्या है? ऑप्टिक नर्व है। क्या है? ऑप्टिक नर्व। यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये जगह को जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलता है क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यहाँ पे मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आया है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट वाला इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जानना होगा कि कोन्स का क्या काम है और रोड्स का क्या काम है। कोन्स का और रोड्स का, ठीक है। तो कोन्स का क्या काम है बताओ कोई। अब यहाँ पे दोनों में से रोड्स, कोन्स बताता है कलर के बारे में। कोन्स जो है, कोन्स बताता है कलर डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है? कलर। तो कोन्स किसके बारे में? कलर के बारे में बताएगा। और रोड्स बताएगा कितना ब्राइटनेस है। देखो कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं ना, तो उस पर पहले लाइट पड़ता है, लाइट ही आँख के पास जाता है, तो आँख के अंदर गया रोड्स के पास, वो बताएगा कितना ब्राइट लाइट है। तो क्या बताता है? ब्राइटनेस। क्या बताता है? ब्राइटनेस बोलो या बोलो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? ऑफ लाइट। तो कौन क्या बताएगा? कलर। और रोड्स क्या बताएगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या बताएगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आया? ब्राइटनेस को एक सेंटेंस में बोलता है डिग्री ऑफ ब्राइटनेस। क्या बताया था? डिग्री ऑफ ब्राइटनेस। समझ में आया? अब यहां पे दो फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। दो फ्लूइड इधर देखो, ध्यान से देखो, ये लेंस है ना, लेंस है, लेंस है, लेंस के इधर फ्लूइड भरल रहेगा, इधर क्या रहेगा? लेंस के इधर फ्लूइड, लेंस के बाद और लेंस के इधर फ्लूइड। ये लेंस है, इसके इधर फ्लूइड रहेगा और लेंस के इधर रेटिना तक फ्लूइड रहेगा। तो यहां बताते हैं अच्छे से। ये जो लेंस है बच्चा, ये लेंस है और ये कॉर्निया है। ये लेंस है, ये कॉर्निया है। इसके बीच में फ्लूइड भरा है, उस फ्लूइड का नाम, और लेंस है, ये रेटिना है। क्या है? रेटिना। इसके बीच में फ्लूइड भरा है। इसके बीच में जो फ्लूइड भरा है उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं उसको? एक्वस ह्यूमर। और इधर क्या है? विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? सही जा रहा? विट्रस, विट्रस ह्यूमर। ठीक है। तो ये हम लोग देखें आँख के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात बताते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात कि लाइट रेज आता है, सबसे ज़्यादा वो रिफ्रैक्शन कहाँ करता है? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ करता है? एमसीक्यू का क्वेश्चन न, किस पॉइंट पे यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, पॉपिल में करेगा, लेंस में करेगा, कहाँ करेगा? क्या मतलब सर? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ करेगा, मतलब बेंड कहाँ होगा ज़्यादा? नहीं सर, लेंस। सबसे ज़्यादा बेंड लाइट कहाँ होगा? लेंस पे। सबसे ज़्यादा बेंड होता है कॉर्निया पे। कहाँ होता है? कॉर्निया। कैसे सर? कॉर्निया, कॉर्निया पे सबसे ज़्यादा लाइट रे आता है ना, ये सबसे ज़्यादा यहाँ बेंड करता है। उसके बाद आता है पिपिल, यहाँ थोड़ा सा बेंड होता है। ठीक है। उसके बाद रेटिना पे इमेज बनता है। लाइट तो सीधा पड़ता है ना आँख में। तो ये कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स बेंड करेगा सबसे ज़्यादा। ये ज़्यादा कर्व रहता होगा इसलिए बेंड करता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लाइट बेंड कहाँ होगा? कॉर्निया पे। एमसीक्यू क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन रहेगा सब 90% लेंस को मारेगा, लेकिन जो कॉर्निया मारा उसका सही होगा। सबसे ज़्यादा लाइट बेंड कहाँ करता है? कॉर्निया पे। अब हम लोग एक बात समझते हैं, एक बात समझते हैं, आखिर हम लोग देखते कैसे हैं?
देखते हैं मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहने का मतलब है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड होगा। और ये जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर है एक तरह का मीडियम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मीडियम का। वो लाइट रेज को बेंड करता है। क्या करता है? बेंड। यहाँ बेंड किया, लेंस पे बेंड हुआ, यहाँ बेंड हुआ, उसके बाद जाके रेटिना पे इमेज बना। रेटिना पे इमेज, लेकिन रेटिना पे सिर्फ इंफॉर्मेशन गया, इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व ब्रेन को दिया, ब्रेन क्या किया? उसको इंटरप्रेट किया और तुम लोग को सही चीज़ दिखा दिया। आज समझ में? आज ह्यूमन आज समझ में आया पूरा? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़। कितना चीज़? 3 चीज़। पहला है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पहले इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे लेंस, क्या देखे थे? लेंस। और यहाँ था सिलेरी मसल्स, ठीक है? क्या था? सिलेरी मसल्स, ठीक है? तो ये सिलेरी मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा। तो क्या करेगा? इसका कर्वेचर बड़ा छोटा कर देगा। क्या कर देगा? मतलब कि लेंस को बड़ा छोटा कर देगा। लेंस को बड़ा छोटा कर देगा। क्या कर देगा? या तो बड़ा कर देगा या तो और छोटा कर देगा। लेंस का कर्वेचर को चेंज कर देगा। लेंस का कर्वेचर को चेंज कर देगा। और कर्वेचर जब चेंज होता है तो इससे फोकस चेंज हो जाता है। फोकल लेंथ क्या चेंज होता है? फोकल लेंथ चेंज होता है। क्या चेंज होता है? फोकल लेंथ को चेंज कर देता है। फोकल लेंथ को चेंज कर देता है। तो कर्वेचर चेंज होने से फोकल लेंथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसके मदद से? सिलियरी मसल्स की मदद से। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है? पहला काम कि लेंस को पकड़ के रखता है। लेंस को पकड़ के रखता है। दूसरा काम कि उसका कर्वेचर चेंज करके फोकल लेंथ को चेंज कर देता है। फोकल लेंथ को चेंज कर देता है। समझ में आया? 2 काम समझ में आया? तो क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब है कि आँख के पास एबिलिटी है कि वो अपना कर्वेचर चेंज करके फोकल लेंथ चेंज कर सके, मतलब एडजस्ट कर सके। क्या कर सके? एडजस्ट। तो लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ with the help of ciliary muscles, with the help of ciliary muscles, with the help of ciliary muscles. This is called power of accommodation. क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल्स का फोकल लेंथ को चेंज कर दे रहा है। फोकल लेंथ मतलब इधर से रेज आ रहा है और यहाँ से फोकस पे मिला। ये जो डिस्टेंस है यही तो फोकल लेंथ है। इस फोकल लेंथ को चेंज कर देगा क्योंकि इसका शेप चेंज हो गया। फोकल लेंथ को चेंज कर देगा क्योंकि इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है? यही आँख के पास एबिलिटी है कि उसका फोकल लेंथ को चेंज कर सके। उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आए समझ में? जल्दी बोलो। अभी एक चीज़ और बताएंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है? अब यहाँ दूसरा चीज बताते हैं, नियर पॉइंट फार पॉइंट। क्या बताएंगे? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सबको नियर पॉइंट में, अभी क्लियर होगा। ठीक है? नियर पॉइंट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नियर पॉइंट। इसी को बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन। तो इसमें बोला जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस जितना हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये पूरा सही नहीं। पूरा सही नहीं है। पूरा सही ये है कि देखो
इसमें बोला जाता है 25 सेंटीमीटर। कितना बोला जाता है? 25 सेंटीमीटर बोला जाता है। लेकिन ये मिनिमम नहीं है। अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो इसके नज़दीक हम ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, तो ये तो लिस्ट पॉइंट नहीं हुआ, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन नहीं हुआ। तो नियर पॉइंट वो होता है, नियर पॉइंट वो होता है कि हम लोग इतना कम डिस्टेंस देख सकें जिसमें कि सिलेरी मसल्स को स्ट्रेन काउज ना हो, मतलब उसको दिक्कत ना हो, ना उसको रिलैक्स होना पड़े ना उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़े, मतलब आसानी से देखो। तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? मतलब कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इन सिलेरी मसल्स, विदाउट एनी स्ट्रेन इन सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। उसके कम अगर देख रहे हैं तो उसमें स्ट्रेन काउज हो जा रहा है। क्या काउज हो रहा है? स्ट्रेन मतलब खिंचाव। तो 25 सेंटीमीटर है, वहाँ तक स्ट्रेन काउज नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक स्ट्रेन काउज नहीं हो रहा है वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन नियर पॉइंट। समझ में आया? मिनिमम डिस्टेंस सिर्फ बोलने से सही नहीं होगा। वो बोलेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे स्ट्रेन काउज ना हो, उसको बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। आया समझ में? दूसरा है फार पॉइंट। फार पॉइंट तो ये मैक्सिमम कितना दूर हम लोग देख सकते हैं? तो हम लोग चांद तारा देखते हैं, चांद और तारा, ठीक है, तो वो क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो ये बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। अब हम लोग एक चीज़ बताते हैं, एक और वर्ड होता है रेंज ऑफ विजन। क्या होता है? रेंज ऑफ विजन। तो रेंज ऑफ विजन क्या है? जैसे ये है नियर पॉइंट, क्या है? नियर पॉइंट, और ये मान लेते हैं फार पॉइंट। क्या है? तो ये नियर पॉइंट से फार पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये क्या डिस्टेंस है ना, है ना डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन। आया समझ में? चलो अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स है। कितना टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स है? 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स है। तो कौन ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हम लोग दूर का आसानी से नहीं देख सकते? आंसर बताओ। दूर का नहीं देख सकते? मायोपिया। कौन सा है? मायोपिया। तो मायोपिया क्या है? जिसमें हम लोग दूर का आसानी से नहीं देख सकते। आए समझ में? हेलो एवरीवन। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन है कि आँख में कुछ गड़बड़ी है जिसके वजह से हम लोग क्लियरली देख नहीं पाते। क्लियरली देख नहीं पाते। तो डिफेक्ट्स क्या है? एक गड़बड़ी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम लोग देख नहीं पाते। तो ये हम लोग को 3 डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। कितना डिफेक्ट? 3 डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया या नियर या शॉर्ट साइटेडनेस। साइटेडनेस 3 नाम है, मायोपिया, नियर, शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हम लोग नज़दीक का ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और दूर का ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या है? ऐसा डिफेक्ट्स है जिसमें कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं और फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो ये है मायोपिया। अब मायोपिया में
हम लोग देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। ये है कॉर्निया, यहाँ पे लेंस है, अब यहाँ से ऑप्टिक नर्व है। क्या है ये? ऑप्टिक नर्व। अब देखते हैं यहाँ से रेज आया, क्या आया? रेज आया, तो कॉर्निया पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन शो करेगा, कॉर्निया पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन शो करेगा। और ये क्या होगा? रेटिना के पहले, रेटिना के पहले मिल जाएगा, रेटिना के पहले मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये रेटिना है, और रेटिना के पहले जब मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो इसमें अगर रेटिना क्या पर्दा है, पर्दा के अगर पहले मिल जाएगा रेज तो इमेज ब्लरी दिखेगा, धुंधला दिखेगा। क्या दिखेगा? धुंधला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना। इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। तो इसको हमको सही करना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इसका काउजेस क्या है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काउजेस समझना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि मायोपिया का काउजेस क्या है, कारण क्या है ऐसा होने का, कारण क्या है ऐसा होने का। वहीं से क्वेश्चन बनता है। सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखा हुआ रहेगा, अपने से समझना पड़ेगा कि कौन सा डिफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे काउजेज। तो अब हम लोग देखते हैं काउजेज, काउजेज ऑफ मायोपिया। सबसे पहले काउजेज में ये है कि ये जो लेंस है, ये जो लेंस है ये क्या हो जाता है? देखो लेंस अगर मोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोटा, यानी उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्वेचर बढ़ जाएगा। कोई भी अगर लेंस मोटा हो जाता है, कर्वेचर बढ़ जाता है, तो रेज अगर आएगा ना, ज़्यादा कर्व हो गया, क्या हो गया? ज़्यादा कर्व हो गया तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन कर देगा। ज़्यादा कर्व होगा तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन कर देगा, और ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर दिया तो ये पहले रेज मिल गया। क्या रेज मिल गया? रेज पहले। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि रेज का मतलब लेंस का कर्वेचर बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? कर्वेचर बढ़ गया। ठीक है, लेंस का कर्वेचर। अगर कर्व ज़्यादा हो गया, देखो कर्व ज़्यादा हो रहा है ना, कर्व ज़्यादा हो रहा है तो रेज को पहले मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले मिल जाएगा। आए समझ में? तो यहाँ कर्वेचर इसका बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ गया, तो कर्वेचर, लेंस का कर्वेचर बढ़ गया तो रेज पहले मिल जा रहा है, रेज पहले मिल जा रहा है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? यही देख के लिखना कि पहले मिल गया, यानी ये ज़्यादा कर्व हो गया, ज़्यादा कर्व हो गया तो रेज को पहले मिला दिया, रेज को पहले मिला दिया। तो हम लोग फर्स्ट रीजन क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। ये समझ में आया? कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा तो रेज को मिला देगा, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा। सेकेंड रीजन है, यहाँ देखते हैं ये क्या है? ये है, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक बोला जाता है आई बॉल का एक्सियल पार्ट। सबसे पहले समझना है आई बॉल में क्या क्या आता है, आई बॉल में क्या क्या आता है।
यहाँ देखते हैं कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, सिलेरी मसल्स और ऑप्टिक नर्व, ये सब मिलके आई बॉल बनाता है। क्या बनाता है? आई बॉल। आई बॉल लोग समझता है कि जो बॉल जैसा है वो आई बॉल, जितना भी नाम बोले वो सब मिलके आई बॉल बनाता है। क्या बनाता है? आई बॉल। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंड रीजन है कि आई बॉल देखो यहाँ पे रहता तो इमेज बन जाता, अगर ये जो रेटिना है यहीं पे रहता तो इमेज अच्छे से बन जाता, रेटिना पे बन जाता। इसका मतलब है कि ये जो आई बॉल है, क्या है ये? आई बॉल ज़्यादा उधर शिफ्ट कर गया, मतलब आई बॉल क्या हो गया? बड़ा हो गया। आई बॉल क्या हो गया? देखो यहाँ रहता तो बन जाता इमेज, आई बॉल बड़ा दिख रहा है ना, ज़्यादा आगे तक दिख रहा है, इसलिए बोलेंगे यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल बड़ा हो गया। आई बॉल आई समझ में? इसको बोलेंगे इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल का बड़ा हो जाना, आई बॉल का बड़ा हो जाना, बड़ा हो जाने से रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रहा, रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रहा। समझ में? तो दो रीजन लिखना है, एक तो इसका कर्वेचर ज़्यादा हो गया और दूसरा आई बॉल बड़ा हो गया। आई बॉल क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये रीजन है मायोपिया का, ये रीजन है मायोपिया का। ठीक है, अब देखेंगे इसका करेक्शन। करेक्शन कैसे करेंगे? क्या करना है? करेक्शन। तो अगर यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगा दें जो थोड़ा सा डाइवर्ज करे और बाद में जाके कन्वर्ज करे, बाद में जाके कन्वर्ज करे, तो यहाँ पे एक लेंस लगा देंगे डाइवर्जिंग लेंस। कैसा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। तो लेंस ये क्या होगा? थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा और बाद में जाके रेटिना पे कन्वर्ज कर जाएगा। कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा? रेटिना पे। तो ये क्या है? कॉनकेव लेंस है। कैसा लेंस है? डाइवर्ज कॉनकेव लेंस है। कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या किया? रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज किया और बाद में जाके मिलाया। क्या किया? बाद में जाके मिलाया। ये समझ में आया मायोपिया के बारे में? आया समझ में? तो ये हम लोग मायोपिया के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या है? हम लोग दूर का नहीं देख पाते हैं, यानी जो स्टूडेंट लोग होता है उन लोगों को दूर का चीज़ नहीं दिखता है, तभी बोर्ड देखने में दिक्कत होता है, यानी हम लोग मायोपिया से ग्रसित हैं। हाइपरमेट्रोपिया उसमें सुई धागा पार करने में दिक्कत हो रहा है, मतलब नज़दीक का नहीं देख पा रहा, नज़दीक का देख और दूर से कोई गाड़ी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, उसको पहचान लगा आसानी से। समझ में आए? अब नेक्स्ट डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है? हम लोग नज़दीक का चीज़ को आसानी से नहीं देख पाते हैं, दूर का चीज़ को देख पाते हैं। जो ओल्ड लोग होता है उन लोग को ये प्रॉब्लम होता है, उन लोग नज़दीक का चीज़ को नहीं देख पाएगा, नज़दीक का चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाएगा, लेकिन दूर का चीज़ को, दूर का ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाएगा। ये है हाइपरमेट्रोपिया। अब हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ये है कॉर्निया, ये है लेंस, ये है ऑप्टिक नर्व, यहाँ से निकलेगा। अब इसमें क्या होता है? जो रेज आ रहा है ऑब्जेक्ट से रेज आएगा, कॉर्निया पे बेंड होगा,
कॉर्निया पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेगा? बिहाइंड रेटिना। कहाँ मिल जा रहा है? बिहाइंड रेटिना। बिहाइंड रेटिना, यहाँ पे मिल जा रहा है। कहाँ मिल जा रहा है? बिहाइंड रेटिना। इमेज फाउंड बिहाइंड रेटिना। इसमें क्या लिखेंगे? इमेज फाउंड बिहाइंड रेटिना। इमेज फाउंड बिहाइंड रेटिना, ठीक है। इमेज फाउंड बिहाइंड रेटिना। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि इसका काउजेस क्या है, इसका काउजेस क्या है, ठीक है। इसका काउजेस क्या है? तो सबसे पहला काउजेस, यहाँ देखें काउजेस। काउजेस क्या है? अगर लेंस ठीक होता है तो जल्दी कन्वर्ज कर जाता है। अगर लेंस ठीक हो जाएगा तो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, लेकिन यहाँ लेट से कन्वर्ज कर रहा है। यानी लेंस कैसा है? थीन है। कैसा लेंस है? थीन है। कैसा लेंस है? थीन लेंस है। मतलब बोल सकते हैं कि इसका कर्वेचर कम हो गया है। कर्वेचर कम हो गया, कर्वेचर कम हो गया। तो बोल सकते हैं कि शॉर्टेंड कर्वेचर ऑफ द लेंस, शॉर्टेंड कर्वेचर ऑफ द लेंस या रिड्यूस कर्वेचर ऑफ द लेंस। शॉर्टेंड कर्वेचर ऑफ द लेंस। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको और लिख सकते हैं कि ये जो है, ये क्या है? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ। तो यहां से नहीं दिख रहा है कि फोकल लेंथ बढ़ जा रहा है? क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज इन फोकल लेंथ। यहां से दिख रहा है फोकल लेंथ वही होता है ऑप्टिकल सेंटर और जहां रेज मिल रहा है उसके बीच का दूरी। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ना, फोकल लेंथ बढ़ गया। क्या हो गया? फोकल लेंथ बढ़ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। तो समझ के लिखना है इंक्रीज इन फोकल लेंथ। चलो, तो फर्स्ट हम लोग समझे इंक्रीज इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बढ़ जाता है। दूसरा रीजन और क्या कारण है? और क्या कारण है? यहीं से देखो कि जो आई बॉल, ये पूरा आई बॉल है ना, पूरा क्या? कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, सब ऑप्टिक नर्व, ये सब मिलकर आई बॉल बनाता है। क्या बनाता है? आई बॉल। तो यहाँ देखो, अगर ये आई बॉल यहाँ तक रहता तो इमेज सही जगह बनता, इमेज सही जगह बनता। यहाँ से देखो आई बॉल घट गया ना, आई बॉल क्या हो गया? घट गया। आई बॉल तो पहले आ गया, आई बॉल क्या आ गया? इमेज यहाँ बन रहा था लेकिन आई बॉल पहले है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि आई बॉल क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया उसका साइज। रिड्यूस साइज ऑफ आई बॉल, रिड्यूस साइज ऑफ आई बॉल बोल सकते हैं। रिड्यूस्ड साइज ऑफ आई बॉल, रिड्यूस साइज ऑफ आई बॉल, रिड्यूस साइज ऑफ आई बॉल। आए समझ में? तो ये हम लोग काउजेस पढ़े। कारण क्या है हाइपरमेट्रोपिया होने का। अब हम लोग देखेंगे करेक्शन। क्या देखेंगे? करेक्शन। अगर ये जो यहाँ पे रेज मिल रहा था, इसको अगर रेटिना पे मिला दिया जाए, रेटिना पे मिला दिया जाए, पहले मिला देना है। किधर मिला देना है? पहले मिलाना, यानी पहले कन्वर्ज करना। तो कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे। कैसा लेंस? कन्वर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा कॉन्वेक्स लेंस।
कन्वर्जिंग लेंस। पहले कन्वर्ज करना है तो लगा देंगे कन्वर्जिंग। सर इसलिए हम लोग चश्मा पहनते हैं इसी का। हाँ, यही तो चश्मा है, चश्मा वाला लेंस है ये। हम लोग जो चश्मा लगा दिए, देखो ये चश्मा लग गया, तो ये मायोपिया वाला चश्मा है। कौन सा है? मायोपिया का। अब हमको दूर का क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या चश्मा वाला लेंस है। तो जिसको दूर का देखने में दिक्कत हो रहा है वो मायोपिया वाला लगाएगा, कॉनकेव वाला लेंस, और ये लगाएगा हाइपर कॉन्वेक्स लगाएगा हाइपरमेट्रोपिया वाला गड़बड़ी, ठीक है। तो ये चश्मा वाला लेंस है। कौन सा लेंस है? चश्मा में कौन सा लेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लेंस लग गया तो इसको थोड़ा पहले कन्वर्ज कर देगा। क्या कर देगा? तो इसको मिटा देते हैं पहले वाला। ये इसको कन्वर्ज कर दिया और ये और अंदर जाएगा और ये रेटिना पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये हम लोग कौन सा लेंस यूज किए? कॉन्वेक्स लेंस यूज किए। कौन सा लेंस यूज किए? कॉन्वेक्स लेंस। ये करेक्शन हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे प्रेस बायोपिया। क्या पढ़ेंगे? थर्ड डिफेक्ट प्रेस बायोपिया, ठीक है। थर्ड डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, तो प्रेस बायोपिया से क्वेश्चन आता है, प्रेस बायोपिया से क्वेश्चन आता है कि इसमें ओल्ड एज में होता है। कैसा एज में? ओल्ड एज में होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ इसमें क्या है? इसमें है ये कॉर्निया है, यहाँ पे लेंस है, ये सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स है ना, ये वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। वो एज बढ़ा ना तो सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो गया, ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है ना ही रिलैक्स कर पाता है। सिलेरी मसल्स वीक हो गया, इसको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। यहाँ से ऐसे, यहाँ से, तो वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स क्या कॉजेज है? वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। इसमें कारण क्या है? वीकनिंग, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है? सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है? इसमें वीक हो जाता है। दूसरा कारण, ये जो लेंस है, लेंस, पहला सिलेरी मसल्स, दूसरा लेंस, दूसरा लेंस, लेंस हार्डनिंग हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ लेंस, हार्डनिंग ऑफ लेंस, हार्डनिंग ऑफ लेंस। आई समझ में? वो मतलब कि जो उसका कर्वेचर बड़ा छोटा होता था ना, वो दिक्कत होगा। अब वो एक ही शेप में ज़्यादातर रहेगा, तो हार्डनिंग ऑफ लेंस हो जाता है। और क्या बोलते हैं इसमें? लेस इलास्टिसिटी ऑफ लेंस। इलास्टिसिटी मतलब फैलता उलता जो है, तो इलास्टिसिटी घट जाता है। क्या होता है? इलास्टिसिटी घट जाता है। लेस इलास्टिसिटी ऑफ लेंस, इलास्टिसिटी ऑफ लेंस, लेस इलास्टिसिटी ऑफ लेंस। इसमें क्या है? जैसे चश्मा है ना, चश्मा है ना, तो अगर इसमें मायोपिया भी डिफेक्ट आ जाता है, क्या डिफेक्ट आ जाता है? मायोपिया। तो मायोपिया का डिफेक्ट आ गया, तो मायोपिया का आ गया, और एक जगह क्या लगा देंगे? कॉनकेव लेंस। देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग को नज़दीक का देखने में दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? नज़दीक का दिक्कत हो रहा है। यानी नीचे, तो नीचे नज़दीक का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। नज़दीक का दिक्कत हो रहा है यानी कॉन्वेक्स लेंस लगेगा नीचे में, और दूर देख रहा मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला में लगेगा कॉनकेव लेंस। और ये दोनों कंबाइन लेंस को बोलते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। इसको लगाएंगे तो ये करेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
करेक्शन, एक इसका और नाम है वेरी फोकल लेंस, वेरी फोकल, ठीक है, वाई फोकल लेंस और वेरी फोकल लेंस, ठीक है। तो ये हम लोग लगाने से क्या होगा, एग्जाम में वायरी फोकल लेंस लिखेंगे, लेकिन दोनों नाम लिखना, वाई फोकल जरूर लिखना। हाँ तो वाई फोकल भी लिखेंगे, हाँ, लेकिन वेरी फोकल स्पेलिंग देख लेना और बाई फोकल जरूर लिखना, ठीक है। तो हम लोग बाई फोकल लेंस लगाएंगे तो ये इसका क्या होगा, करेक्शन होगा। इससे क्वेश्चन भी है, क्या है कि कौन सा डिजीज है जिसमें कि ओल्ड एज में होता है और सिलियरी मसल्स में वीकनिंग हो जाता है, तो और हार्डनिंग हो जाता है आई लेंस का। तो बताओ कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है, प्रेस बायोपिया। कौन सा डिफेक्ट है, प्रेस बायोपिया। तो ये आज हम लोग पढ़े डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ये है कि जो मायोपिया होगा, क्या होगा, मायोपिया में जो पावर होगा, मायोपिया में जो पावर होगा वो नेगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा। तो ये आंसर बताना है, मायोपिया का पावर किस में होगा, पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे पता है, प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में, प्रिज्म जो होता है, इसको देखो इस तरह से, ये दिख रहा है। तो इसमें देखना कि ट्रायंगल वाला फेस 2 है, कितना है, ट्रायंगल वाला फेस 2 है। यहाँ लिख सकते हैं 2 ट्रायंगुलर फेस, 2 ट्रायंगुलर सरफेस। अब यहाँ देखो, एक रेक्टेंगल उधर, एक रेक्टेंगल इधर और एक रेक्टेंगल नीचे, 3 रेक्टेंगुलर फेस, 3 रेक्टेंगुलर, ध्यान दो इधर, एक रेक्टेंगल इधर, एक अपोजिट साइड और एक नीचे, एक नीचे, उसको बोलेंगे 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, 2 ट्रायंगुलर सरफेस, ठीक है। और जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसको बुक में लिखा रहता है लेटरल सरफेस। क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, लेटरल सरफेस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, लेटरल सरफेस, ठीक है। और इसको और बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस या सिंपली लेटरल सरफेस। कोई दिक्कत। अब यहां देखो, लेटरल सरफेस है तो आपस में इंक्लाइंड है, लेटरल सरफेस जो है आपस में इंक्लाइंड होगा। कोई भी 2 लेटरल सरफेस ले यानी रेक्टेंगुलर सरफेस आपस में इंक्लाइंड होगा, उसके बीच में एंगल बनता होगा। 2 लेटरल सरफेस के बीच में क्या बनते हैं, एंगल, 2 लेटरल सरफेस के बीच में बनेगा एंगल, और उसी एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेस, एंगल बिटवीन 2 लेटरल surface is called angle of prism, is called angle of prism। यहाँ तक समझ में आया। ये सिर्फ प्रिज्म के बारे में है, ये सिर्फ किसके बारे में, प्रिज्म क्या होता है हम लोग देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर लाइट का रेस प्रिज्म से पास हो, इधर से पास हो, प्रिज्म से पास होने का मतलब क्या है कि ये रेक्टेंगल इधर से पास हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, रेक्टेंगुलर सरफेस से पास करना, ठीक है, इधर से पास करना, रेक्टेंगुलर सरफेस से पास करना। लेकिन हमको लगना चाहिए कि रेक्टेंगुलर सरफेस उधर है और दिखना चाहिए कि हमको रेक्टेंगुलर तरफ से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, पास हो रहा है रेक्टेंगुलर सरफेस से, लेकिन उसको सीधा रख देंगे ना तो हमको सामने दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है, हमको लगेगा कि ट्रायंगुलर से कैसे जा रहा है, इधर से जाएगा, जा रहा है तो रेक्टेंगुलर से, लेकिन देखेंगे हम लोग
ट्रायंगुलर से, ठीक है ना? ऐसा क्यों मतलब आपको पीछे वाला पार्ट नहीं दिखेगा, आपको सामने से देखेंगे उसको, क्या देखेंगे? सामने से, पीछे का पार्ट नहीं दिखेगा और सब ट्रांसपेरेंट होता है, हम सामने से देखेंगे। अब उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? कि लाइट रेज जब प्रिज्म से पास होता है, ठीक है, उसी को लेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू सर व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म, प्रिज्म नहीं व्हाट इज प्रिज्म? व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज a transparent surface which comprises of two rectangular circle and three rectangular circles. इक्वल प्रिज्म। ग्लास स्लैब का नाम सुना? हाँ, glass उसी तरह का प्रिज्म है, कंबाइन करके बनाएंगे, उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, इसमें भी होता है। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना। पहले तुम लोग देखा होगा कि ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ग्लास स्लैब से देखा, उसमें इंसिडेंट रे रहता है, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे रहता है ना। तो इसमें भी देखेंगे हम लोग प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, थ्रू ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो प्रिज्म का सामने वाला फ्रंट व्यू लेंगे, सामने से देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस पीछे है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, लेटरल सरफेस पीछे है, लेकिन रेज जो है पीछे, जो लेटरल सरफेस है उधर से पास हो रहा है। रेज किधर से पास हो रहा है? लेटरल सरफेस से। ऐसा में किधर से पास हो रहा है? लेटरल सरफेस से। तो पास कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना, जो सरफेस है, यहाँ देखो ये भी सरफेस है ना, ये भी, और ये सी सरफेस है, ये सरफेस है, ध्यान से देखो, डायग्राम बनाने आ गया। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल करेंगे, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचेंगे। आज ये समझ में? और अब यहाँ से रेज पास कर रहे हैं, कौन सा रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे पास किए, नॉर्मल इधर कीजिएगा, इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब ये कैसा मीडियम है? एयर है, एयर, और ये ग्लास है तो डेंसर है, ग्लास है तो अब रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा? रेनर से डेंसर में जाता है तो किधर बेंड करता है? टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल तो इधर है। ये इसका ओरिजिनल रे ऐसे जाता था, ऐसे जा सकता था, लेकिन ये बेंड हो जाएगा इधर, तो दिक्कत, तो दिक्कत, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल इधर आगे नॉर्मल, तो ये डेंसर से ले रहा अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका ओरिजिनल पाथ क्या था? ये था, ओरिजिनल पाथ ये था, ये आगे जाएगा, इससे और दूर होगा, ऐसे चल रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये जो रे था, ये था इंसिडेंट, कंफ्यूज नहीं करना, इसके परपेंडिकुलर ही नॉर्मल बनाना है। ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनता है, इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस है परपेंडिकुलर, ऐसा में ये है इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे। ये है रिफ्रैक्टेड रे, सर रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, ऐसा में। और ये जो है इमर्जेंट, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। अब यहाँ पे एक चीज जान, सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर एक्सटेंड किए हैं, क्या किए? इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किए आगे, फॉरवर्ड एक्सटेंशन, फॉरवर्ड एक्सटेंड किए, और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किए, इधर बैकवर्ड एक्सटेंड किए, कोई दिक्कत? जैसे एक्सटेंड होगा, यहाँ तक समझ आया? इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे इन दोनों के बीच में इधर एक एंगल बना, क्या बना? एंगल, क्या बना? एंगल। इस एंगल को बोलते हैं एंगल
एंगल ऑफ डिविएशन क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिविएशन क्या बोला जाता है? और इसको एंगल डी से दिखाते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। समझ में इधर वाला एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता इमर्जेंट, है? इमर्जेंट रे बोलो। ये क्या जो बाहर निकल रहा है, इमर्जेंट मतलब सबसे बाहर निकल, ये इंसिडेंट निचला रिफ्लेक्टेड, लास्ट में इमर्जेंट है सबसे बाहर। अब यहाँ पे एक रिलेशन है जिसका प्रूफ अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, और वो हम डायरेक्ट सिर्फ रिलेशन बता देते हैं, ठीक है। वो क्या है? एंगल ऑफ जो डिविएशन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस एंगल ऑफ, ये होता है। ये अगर याद रहा तो लिख देना, और नहीं याद रहा तो मत लिख, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस में नहीं। एंगल ऑफ डिविएशन आई इक्वल टू ई माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसे क्लास लेवल नहीं पढ़ा था, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बराबर आता है, उसका इसका रिलेशन है, डेरिवेशन से आता है, समझ में आया? तो ये हम लोग क्या पढ़े? रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, समझ आ गया? आसान था। तो दो चीज समझना था इसमें, दो चीज समझना था। पहला चीज कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म दो लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है, दो लेटरल सरफेस के बीच में एंगल बनता है। और यहाँ पे समझना है कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है। यहाँ पे क्या समझना है? एंगल ऑफ डिविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, एंड बिटवीन इमर्जेंट रे एक्सटेंडेड बैकवर्ड, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन मतलब समझो, डिविएशन मतलब कितना डिविएट किया ओरिजिनल पाथ से, कितना, देखो ओरिजिनल पाथ ये था, इसका ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक आ गया, ये इतना डिविएट किया, इतना एंगल डिविएट किया मतलब दूर हो गया। इस पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, white light through a glass prism, तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, एक प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म, यहाँ से सन का रेज मान लो आ रहा है, व्हाइट लाइट सन का रेज आ रहा है, तो प्रिज्म से तो रिफ्लेक्ट करेगा, अभी पढ़ेंगे प्रिज्म से, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा, मीडियम चेंज होता है रिफ्लेक्शन होता है, तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगा इधर, और यहाँ जब निकलेगा तो अलग अलग कलर में निकलेगा, अलग अलग कलर में निकलेगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन बोलते हैं, डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, क्या होना? टूटना, टूटना, तो टूट के बिखर जाना, टूट के बिखर जाना, टूट के बिखर जाना। जो डिस्पर्सन होता है, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट्स कलर, इनटू कंस्टिट्यूएंट्स कलर। अभी ध्यान से सुनना, कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, ध्यान से सुनना। तो ये 7 कलर में ही नहीं टूटता है, टूटता है बहुत सारे कलर में, लेकिन हम लोग को जो आँख है वो 7 ही कलर को पहचान पाता है, बाकी सबको पहचान नहीं पाता, इसलिए बोला गया कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटना आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। आप ध्यान से देखना, वियोर में टूटता है, इसमें तो यहाँ से ये रेड को पहले लेंगे, बताए काहे वो इधर से लिखो VIBGYOR, ये क्या है? वायलेट, इंडिगो,
ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ऑरेंज और रेड। ये जो कलर है इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? इस सातों कलर जो है ना इसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। अब हम पूछते हैं कौन सा कलर का ज्यादा वेवलेंथ होता है? अभी वही बताएं, काउजेज ऑफ डिस्पर्सन, काउजेज ऑफ डिस्पर्सन बता रहे हैं। वो बात ध्यान से सुनना सबसे अच्छा। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या क्या पढ़ना है? काउजेज ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ये पढ़ेंगे, काउजेज ऑफ डिस्पर्सन। तो इसमें देखना है कि ये तो एयर है और ये ग्लास है। ये क्या है? ग्लास है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? मीडियम चेंज, मीडियम चेंज हो रहा है। और हर एक मीडियम का मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने से क्या होगा? ये है रेयरर मीडियम, ये है रेयरर और ये है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है अलग होता है, और डेंसर मीडियम जो ग्लास है उसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग होता है। स्पीड ऑफ लाइट अलग होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट से हम लोग समझते हैं ये है स्पीड ऑफ लाइट बोलो या वेलोसिटी बोलो। तो ये क्या होता है? लैम्डा इंटू म्यू, लैम्डा इंटू म्यू। फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, वाइट लाइट आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी को भी भूल जाते हैं। तो स्पीड का रिलेशन किससे है? लैम्डा से। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। लैम्डा है वेवलेंथ। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका रिलेशन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है C बाई V। V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये तो फॉर्मूला था साउंड के लिए, लेकिन लाइट में भी यही फॉर्मूला होता है, लाइट में भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे C जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एयर में कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लैम्डा के बराबर है। स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा के बराबर है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की जगह लैम्डा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डिविएशन या रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ये इनवर्स रिलेशन है किससे? लैम्डा से। लैम्डा से क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर किसी का लैम्डा ज़्यादा हुआ तो रिफ्रैक्शन या डिविएशन कम होगा। लैम्डा ज़्यादा हुआ तो डिविएशन कम होगा। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? डिस्पर्सन में वाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्स होता है, कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स होता है, कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स होता है। और रेड का वेवलेंथ, रेड का अगर रेड लें तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो डिविएशन क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ रेड से शुरू होगा क्योंकि इसका डिविएशन कम होगा। तो नीचे से करो VIBGYOR, विबग्योर।
तो इस तरह से डिविएशन, सबसे कम डिविएशन रेड का, उसके बाद फॉलो करेगा वीवीआर नीचे से। तो ये हम लोग क्या पढ़े, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट का काउजेज। तो काउजेज, सिंपल काउजेज क्या है कि हर एक लाइट का अपना वेवलेंथ होता है, हर एक लाइट का अपना वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिविएशन से, मतलब 1/डिविएशन से, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिविएशन से। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो डिविएशन कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो डिविएशन कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया काउजेज ऑफ डिस्पर्सन, काउजेज ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। तो ये जो डिस्पर्सन का नियम था वो दिया था आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन साहब ने दिया। तो लोगों ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कि वाइट लाइट 7 कलर से बना है, वाइट लाइट 7 कलर से बना है, ये तो प्रिज्म का प्रॉपर्टी है। लोग बोल रहा था कि वाइट लाइट 7 कलर से नहीं बना है, वाइट लाइट 7 कलर से नहीं बना है। लोग बोल रहे थे कि प्रिज्म के वजह से वाइट लाइट 7 कलर में बिखर गया, प्रिज्म कर दिया, प्रिज्म का प्रॉपर्टी खासियत है कि 7 कलर में बिखेर दिया, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट करके उन लोग को बताया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया पता है, एक्सपेरिमेंट में किया कि एक प्रिज्म को सीधा रखा, एक प्रिज्म को सीधा रखा और एक प्रिज्म को इन्वर्टेड रखा। क्या रखा, इन्वर्टेड। क्या रखा, इन्वर्टेड। अब क्या हुआ, इधर से वाइट लाइट आया, ठीक है, और ये 7 कलर में स्प्लिट हो गया, ठीक है, 7 कलर में स्प्लिट हो गया। ये 7 कलर जो स्प्लिट हुआ सो इससे पास कराया गया, इससे पास हुआ, ठीक है। और बाद में देखा कि एक सिंगल वाइट लाइट में निकल गया। अगर वो होता कि प्रिज्म 7 कलर में बिखरता है तो ये 7 कलर है तो लोग यहाँ बहुत सारा कलर में बिखरना चाहिए था, स्प्लिट करना चाहिए था, लेकिन एक वाइट लाइट में स्प्लिट किया। इससे पता चलता है कि प्रिज्म का प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है वाइट लाइट 7 कलर से बना है। मतलब बना तो बहुत से है लेकिन हम लोग देख पाते हैं 7 कलर। तो ये क्या है, ये एगो सीधा रखा प्रिज्म, एगो उल्टा रखा और बाद में दिखाया कि वाइट लाइट बाद में भी निकल रहा है। पहले भी वाइट लाइट था और डिस्पर्स होने के बाद 7 कलर में फिर वाइट लाइट में आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। क्या बोलते हैं, रिकम्बाइन हो गया ना, रिकम्बाइन होकर वाइट लाइट बना, फिर इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। आज समझ में। तो न्यूटन कौन किया ये एक्सपेरिमेंट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कौन किया, न्यूटन। और ये भी एक्सपेरिमेंट न्यूटन ही बताया, न्यूटन, सर ने आइजैक न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे ही बेस्ड है, उसको हम लोग पहले देखते हैं। वो क्या, रेनबो का फॉर्मेशन। क्या देखेंगे, रेनबो का फॉर्मेशन। तो रेनबो कैसे काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेनबो। रेनबो में कैसे रिफ्रैक्शन होता है या डिस्पर्सन होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं ये बात अभी समझ में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो ये टॉपिक समझने के बाद रेनबो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है।
रेनबो आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं, हम लोग देखते हैं, ये एक इंटरफेस है, नीचे वाटर रखा हुआ है, क्या है, वाटर, और ऊपर है एयर। एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। एक है रेयर मीडियम, कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम। अब यहाँ से अगर टॉर्च से वाइट लाइट जा रहा है, टॉर्च से क्या रहा, बीम ऑफ लाइट या रेज जा रहा है, ठीक है, तो ये रेज अगर सीधा पड़े, रेज सीधा जा रहा है, और नॉर्मल तो सरफेस से परपेंडिकुलर बनाते हैं, यानी एंगल तो है ही नहीं, यहाँ 0 डिग्री मैच कर रहा है। कैसा डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, कैसा डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। फिर क्या किए, एंगल कितना बना रहा है, यहाँ नॉर्मल से 0 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है, 0 डिग्री। फिर अगर एक रे पास किए, ठीक है, तो नॉर्मल से जो रिफ्रैक्ट हुआ, देखो रेयर से डेंसर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अगर ये एंगल जो था, मान लेते हैं 30 डिग्री, कितना डिग्री, तो देखो इतना 30 है ना, तो ज़्यादा जा रहा है, यानी 30 से बड़ा होगा, 30 से मान लेते हैं ये 40 डिग्री, कितना डिग्री, 40 डिग्री। फिर से रे पास किए, नॉर्मल है, ये एंगल मान लेते हैं 40 डिग्री, ये ऐसे पास होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे मिल गया, तो देखो इतना 40 होता, ये पूरा मान लेते हैं 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। अगर एक और पास किए, ठीक है, ये नॉर्मल है, मान लेते हैं ये रे है, कितना मान लें, 60 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, ये यहाँ पे आ गया 70 डिग्री, समझ में आ गया। इसी तरह अगर करें, अगर एंगल फिक्स नहीं करते हैं, यहाँ से रे आ रहा है, और ये x डिग्री है, कितना डिग्री है, x डिग्री, कितना डिग्री पता नहीं है, तो इस समय क्या हो रहा है पता है, पास हो रहा है ना, तो ये जो सरफेस पे ही पास हो गया, किधर पास हो गया, सरफेस पे, किस पे पास हो गया, सरफेस, मतलब एयर और वाटर के सरफेस पे, और ये एंगल कितना बना दिया, 90 डिग्री, कितना बना दिया, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है जिसपे कि जो आफ्टर रिफ्रैक्शन इंटरफेस पे ही चला जाए, 90 डिग्री बना दे, क्या बना दे, तो ये जो एंगल है इंसिडेंट रे का, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल वो है कि अगर क्रिटिकल एंगल रहा तो ये 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आए समझ में। अब क्या है मेन चीज समझना है, अब क्या है मेन चीज, अगर इस एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ाएं, इस एंगल जो भी एंगल होगा, जब 90 डिग्री रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, देखो धीरे धीरे बढ़ते गया था ना, बढ़ते गया, तो अब इससे ज़्यादा और बढ़ेगा, तो क्या होगा, अगर इसके बाद का लें, ये बाद का लें, तो क्या होगा, वापस वही मीडियम में आ जाएगा, वापस वही मीडियम में आ जाएगा। और कब आएगा, जब इस एंगल से बड़ा हो जाए, जो इंसिडेंट रे है ना, इस एंगल से क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, वापस सेम मीडियम में आ जाएगा, वापस सेम मीडियम में आ जाएगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और इसी को कहा जाता है, जब एंगल इंसिडेंट रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, किससे ज़्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तब हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाता है, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो जाए इंसिडेंट रे, तो जो वापस बाउंस बैक हो जाता है, सेम मीडियम में आ जाए, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, और मीडियम चेंज कर दे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो सेम मीडियम में आ जाए, इसलिए बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब समझ में आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे अगर इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे रेनबो के बारे में। क्या समझेंगे? रेनबो के बारे में। ठीक है, समझ आया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो इतना सारा बताना था इसमें। तो रेनबो होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट मान लो, क्या है ये? वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, इधर से रेज आ रहा है, क्या आ रहा है? व्हाइट लाइट आ रहा है सन से। सन से क्या आ रहा है? व्हाइट लाइट। ये वाटर ड्रॉपलेट एक तरह का प्रिज्म है। क्या है ये? प्रिज्म है। क्या है ये? प्रिज्म। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे प्रिज्म है तो ये कंस्टिट्यूएंट्स कलर में बिखरेगा। क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट कलर में बिखरेगा। ठीक है, और ये बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका एंगल जो है, अगर ये यहां से देखें, ये अपना इंसिडेंट रे बन रहा है, तो ये जो इंसिडेंट रे है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। क्या है? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे बन जाएगा रेनबो। क्या बन जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ TIR, क्योंकि इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। उसके बाद फिर ये सब मीडियम चेंज हो रहा है, ये तो एयर है और ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे हमको रेनबो दिखेगा। क्या दिखेगा? रेनबो। तो दो चीज़ हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर मीडियम चेंज हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। आए समझ में? तो क्या क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, या डिस्पर्सन बोल दो, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन। तो ये तीन प्रोसेस हुआ और जाके हमको रेनबो मिला। क्या मिला? रेनबो। आज समझ में रेनबो कैसे बनता है? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो डिस्पर्सन था वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, और रिकॉम्बिनेशन भी वही दिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। तो अगर हम लोग देखें इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, बिखर जाना। ठीक है, स्प्लिट होना नहीं, स्प्लिट होना मतलब टूटना, टूटना होता है, लेकिन स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना। अभी हम बताते हैं, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर देखते हैं ये एक नॉर्मल बीकर है। ठीक है, नॉर्मल बीकर, इसमें सिर्फ वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर। क्या भरा हुआ है? वाटर। एक और बीकर लेते हैं, एक और बीकर लेते हैं, इसमें वाटर है और मिल्क भी भरा हुआ है, मिल्क भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? मिल्क भी मिला हुआ है। ठीक है, वाटर भी है और मिल्क भी मिला हुआ है। अब यहाँ से एक टॉर्च से रेज पास किया गया, एक टॉर्च से रेज पास किया गया। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन वाटर है, इससे रेज पास हुआ, कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। मिल्क से मतलब रेज विजिबल नहीं था, रेज विजिबल नहीं था। इससे पार हुआ तो रेज यहाँ विजिबल है। रेज क्या है? यहाँ पे विजिबल है, और थोड़ा पार्टिकल्स भी विजिबल है, पार्टिकल्स भी विजिबल है। आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है? यहाँ पे ऐसा क्या है? हाँ, बताते हैं। तो ये जो नॉर्मल पानी है ये वाटर था, और ये बोल सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन बोलते हैं जिसमें कि पार्टिकल साइज
1 to 1000 नैनोमीटर तक होता है पार्टिकल का साइज। पार्टिकल का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर तक, लेकिन इसमें पार्टिकल साइज इसके बीच में नहीं आ रहा था। तो स्कैटरिंग तब होता है, स्कैटरिंग तब होता है जब राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, मतलब कोलाइडल पार्टिकल से मुलाकात हो गई। इससे मुलाकात हो गई, जैसे रेज आ रहा था उसको मिल गया कोलाइडल पार्टिकल, क्या मिल गया, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो क्या हुआ, ये अलग अलग पार्ट्स में स्कैटर कर गया वाइट लाइट, वाइट लाइट अलग अलग पार्ट में बट गया। समझ में आया? तो राह में उनसे मुलाकात हो गई, किससे मुलाकात हो गई, कोलाइडल पार्टिकल के साथ। तो क्या हुआ, यही वाइट लाइट अलग अलग पार्टिकल में बिखर गया। आज समझ में स्कैटरिंग। तो इसी फेनोमेनन को कि जब वाइट लाइट आए किसी कोलाइडल पार्टिकल से टकराया और बिखर गया, अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गया, इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये जो था, ये जो फेनोमेनन दिया था उसका नाम था जॉन टिंडल, जॉन टिंडल। इसीलिए इसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। आए समझ में? इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, वाइट लाइट आया ना तो पार्टिकल्स भी दिखने लगता है और वाइट लाइट का डायरेक्शन भी दिखने लगता है, तो वाइट लाइट भी उसका पाथ विजिबल हो जाता है। समझ में आया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट या टिंडल इफेक्ट। आए समझ में? सॉल्यूशन कितना तरह का होता है, कोलाइडल होता है, कोलाइडल, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। ठीक, 9 का टॉपिक है, तो हम सिर्फ कोलाइडल का बताएं क्योंकि इसमें टिंडल इफेक्ट शो करता है। नीचे बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में पूरा भूल जाता है। हाँ, नहीं बोलता है, बीच बीच का बात है। आधा मतलब सबसे बड़ा पार्टिकल होता है सस्पेंशन का। सबसे बड़ा पार्टिकल किसका होता है, सस्पेंशन का। ठीक है, और कोलाइडल बीच बीच में है, ट्रू सॉल्यूशन उसके बीच में। आया समझ में? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल से टकराने के बाद वो लाइट भी स्कैटर कर गया। स्कैटर कर जाना, स्प्लिट करना मतलब टूट जाना, लेकिन स्कैटर करना मतलब बिखर जाना, टूट के बिखर जाना। तो टूटना जो वर्ड है। और डिस्पर्सन में क्या होता है, डिस्पर्सन में होता है कि वही 7 कलर में चला गया, 7 कलर में चला गया डिस्पर्सन में। ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग में पार्टिकल से टकराया और वही लाइट अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। आज समझ में? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, चलो इसके आगे अगले क्लास में।